What's up guys, welcome back again. मूवी की शुरुआत में हमें हैना और उसका हस्बैंड दिखाया जाता है, जो कि हैना के हस्बैंड के डैड से मिलने जा रहे थे, क्योंकि उसके डैड ने अपने सारे बच्चों को बुलाया होता है। दोनों वहां जाने के लिए काफी खुश थे। यहाँ हैना का हस्बैंड उसे बताता है कि मेरे डैड का 75th बर्थडे है, इसीलिए उन्होंने सबको बुलाया है और उनसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगेगा। हैना कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी तुम मुझे ले जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें बुरा लग जाएगा। वो जवाब देता है कि मैंने तुमसे शादी की है, तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो, तो वहाँ तुम्हारा होना भी जरूरी है। दोनों अपने बाप के आलीशान घर के बाहर पहुंचते हैं, जहाँ हैना के हस्बैंड के भाई बहन होते हैं। हैना का हस्बैंड का एक बड़ा भाई था और एक छोटी बहन कैमी और बीच वाली बहन थी। सभी आपस में मिलकर काफी खुश होते हैं, लेकिन वो लोग हैना से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उनका मानना था कि हैना ने हमारे भाई के पैसे के लिए शादी की है। सभी गार्डन में आ गए। वो लोग सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है जो डैड ने सबको एक साथ बुलाया है। सबका मानना था कि उन्होंने अपने बर्थडे की वजह से बुलाया होगा, लेकिन उनके डैड का गार्ड आके कहता है कि आप लोग के डैड को कुछ जरूरी बात करनी है आप लोगों से। हैना का हस्बैंड उन सबको अंदर लेके जाता है और कहता है कि वो ऊपर वाले कमरे में चले, क्योंकि डैड वहीं मिलेंगे। वो सब ऊपर वाले कमरे में जाकर अपने डैड से मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि मैंने पूरा सिक्योरिटी सिस्टम लगवा दिया है ताकि घर के अंदर कोई ना आ सके। बच्चों को यह सुनकर हैरानी होती है। वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। उनके डैड कहते हैं, आज रात कोई आने वाला है जो मुझे मार देगा और उन पांचों को मेरी हिफाजत करनी है ताकि वो मुझे मार ना सके। ये सुनकर सभी बच्चे हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर कौन आएगा। डैड उनसे कहते हैं कि मैं इस बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। बच्चे कहते हैं कि मजाक करना बंद करें और सच बताइए कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मजाक नहीं है, तुम भी इसे बिल्कुल सीरियस लो, क्योंकि अगर आज रात मैं मरता हूं तो यह चीज तो तय हो चुकी है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी किसी चैरिटी को हो जाएगी, ना कि मेरे बच्चों की। लेकिन अगर जिंदा रहा तो अपनी प्रॉपर्टी को तुम सब में बांट दूंगा। तुम्हें बस आज रात मुझे महफूज रखने के लिए कुछ भी करना होगा। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन तब वो अपने गार्ड को हुक्म देता है कि अब तुम जा सकते हो। और जब गार्ड वहां से गया तो सारी खिड़कियां दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देता है ताकि कोई भी वहां से अंदर आ ना सके और बाहर जा ना सके। और वो सब नीचे जाकर बात करने लगते हैं, आखिर डैड को ऐसा क्या हो गया कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इन सबको लगता है कि डैड हमें आजमाना चाहते हैं। उन्हें नहीं लगता कि यहाँ कोई भी आएगा उन्हें मारने के लिए, क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे तो पहले से ही लॉक है। तभी हैना उनसे कहती है कि क्या पता डैड सच बोल रहे हो, अगर ऐसा हो तो हमें उनकी जान बचानी होगी। वो सब इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कैमी सबसे पहले शराब वाले रूम में गई, जहाँ पर ढेर सारी शराब की बोतल रखी हुई थी। और जब वो शराब ले रही थी तो अचानक उसके कमरे में कुछ आवाज आती है, जो सुनकर वो काफी डर गई। और जब आवाज के पीछे जाती है तो वहां पर कोई नहीं मिलता। तभी उसे किसी की परछाई नजर आती है जो उसका पीछा करने लगती है। और जब वो उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दरवाजा लॉक होता है। लेकिन तभी उसका भाई आकर दरवाजा खोल देता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम अंदर यहाँ क्या कर रही थी। कैमी बताती है कि उसे नीचे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन उसका भाई कहता है कि नीचे कोई भी नहीं है। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि हैना का हस्बैंड उसे लेकर अपने डैड के पास गए। तब उसके डैड कहते हैं कि मुझे खुशी है कि हैना यहाँ आई, लेकिन मैं उसे अभी अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानता, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि हैना को यहाँ मत लाओ। तो वह कहता है कि हम दोनों ने शादी की है तो हैना भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। कैमी का भाई जब पूल खेल रहा था तो अचानक उसका गिलास गिर जाता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसके पूल की सारी बॉल इकट्ठा हो गई है, यह देखकर वो फिर से हैरान हो गया और सोचता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसकी दूसरी बहन आ जाती है और वो दोनों बातें करने लगे। इधर कैमी काफी बोर हो रही थी तो वो स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वो कैमरा ऑन करती है तो उसके पीछे कोई खड़ा नजर आता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वो आवाज लगाती है कि जो कोई भी है वो बाहर आ जाए, लेकिन जब वो चेक करने गई तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। फिर कैमी स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है। तभी अचानक कोई आत्मा उसे पकड़ लेती है और उसका माथा काट देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है और आत्मा उसे स्विमिंग पूल में फेंक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कैमी की बहन भाई आपस में बात कर रहे थे कि आखिर उनके बाप ने ऐसा क्या किया है और उनका क्या प्लानिंग है। लेकिन तभी वहाँ हैना का हस्बैंड आ जाता है, जो सुन लेता है कि उसकी बीवी की बुराई कर रही थी। तभी उन्हें एहसास होता है कि कैमी वहाँ पे नहीं है। और जब वो नीचे गए तो उन्हें कैमी की लाश मिलती है।
जो देखकर वो हैरान तो हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये किसका काम है। कैमी का भाई कहता है कि वो तो हमारी बहन है तो हम उसे नहीं मार सकते, लेकिन हमारे बीच एक ऐसी लड़की है जो हमारी फैमिली की नहीं है। ये सुनकर हैना का हस्बैंड यानी कैमी का भाई कहता है कि मैं अपनी वाइफ पर ऐसा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर वक्त मेरे साथ थी और कैमी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। उन दोनों को मानना था कि अगर घर के सारे दरवाजे बंद हैं तो यहाँ पर कोई नहीं आ सकता उसे मारने के लिए, इसीलिए हमारा शक हैना पर था कि हैना ने उसे मारा होगा। जब उनके डैड को यह बात पता चलती है कि उसकी छोटी बेटी मारी गई तो वो नीचे आके अपनी बेटी की लाश के सामने रोने लगते हैं और कहते हैं कि उसकी मौत बहुत ही बुरी हुई है। सब पूछते हैं कि आखिर इसको मारने वाला कौन है। डैड उन्हें बताते हैं कि दरअसल उनके घर में एक आत्मा मौजूद है, उसने कैमी को मारकर हमसे छीन लिया। मैंने उससे कुछ बिजनेस डील की है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। यह सुनकर वो सब हैरान हो गए और वो कहते हैं कि पूरी बात बताएं, लेकिन उनके डैड उन्हें पूरी बात नहीं बताते और कहते हैं कि मेरी एक बेटी तो मारी गई, लेकिन अब मैं हैना को अपनी वारिस मानूंगा, जिस वजह से मैं उसे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर कैमी के दोनों भाई काफी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि डैड आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। डैड बताते हैं कि मेरी बेटी की मौत के बाद किसी को तो प्रॉपर्टी मिलनी है, इसीलिए अगर तुम्हें और अमीर होना है तो मुझे जिंदा रखना होगा। कैमी का बड़ा भाई अपने डैड के ऑफिस से गन लेके आता है, अपनी हिफाजत के लिए कहता है कि जिस किसी ने भी मेरी बहन को मारा है मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों बहन भाई फिर हैना को इल्जाम देते हुए कहते हैं कि उसने ही कैमी को मारा है। इसलिए हैना कहती है कि कैमी के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे और मैं उसे मारने का नहीं सोच सकती। फिर हैना और उसका हस्बैंड नीचे गए जहां उन्हें कैमी की लाश मिलती है। यह देखकर वो हैरान हो गए। वो सोचते हैं कि आखिर उसकी लाश कहाँ गायब हो गई। वो समझते हैं कि जरूर कोई है जो उन्हें जान से मार डालेगा, इसीलिए वो फैसला करता है कि हम दोनों यहाँ से भाग निकलेंगे। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तो उसका हस्बैंड हैना से कहता है कि हम नीचे के रास्ते से निकल सकते हैं, तो वो नीचे जाने लगी। तभी वहां से बाहर निकल सके कैमी की बहन उसकी पेंटिंग की तरफ देखती है जो उसे घूर रही थी और ये देखकर वो हैरान होने के साथ साथ डर भी जाती है। लेकिन तभी उसका भाई वहां आ गया और उसे शांत करके कहता है कि मैं डैड को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि हैना और हमारा भाई मिलकर ये सारी साजिशें कर रहा है ताकि वो अमीर हो सके और डैड की प्रॉपर्टी के वारिस बन सके, लेकिन हम दोनों ऐसा होने नहीं देंगे। हैना और उसका हस्बैंड नीचे था, वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है तो उन्हें पता चलता है कि हर जगह लॉक है। तभी हैना का हस्बैंड एक लॉक खोल देता है, कहता है कि इसमें थोड़ी सी जगह है निकलने की, जिसमें से हैना निकलने लगती है ताकि वो बाहर जाकर मदद ला सके। लेकिन वो निकलने के बजाय वहां अटक जाती है। उसे दूसरी तरफ बाहर कुछ नजर आता है जो देखकर वो डर जाती है। अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने किसी को देखा है। वो हैना को छुड़वाता है और उसे लेकर भागने लगता है। जब वो दरवाजा बंद कर रही थी तो अपने सामने एक डीमन को देखते हैं। उसे देख के वो हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। इससे पहले वो उसके पास आता वो दोनों भागकर लॉकर रूम में चले जाते हैं, लेकिन तभी कैमी का भाई उस लॉकर का दरवाजा बंद कर देता है ताकि वो बाहर ना जा सके। यह देखकर वो दोनों परेशान हो गए। हैना का हस्बैंड उसे कहता है कि अगर यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा तो हम मर जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसीलिए हमें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो दोनों कोशिश करते हैं वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहे। कैमी के बहन भाई जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें किसी की आवाज आई। कैमी की बहन देखने के लिए जब आगे बढ़ती है तो कोई ताकत उसे हवा में उड़ाने लगती है। देखते ही देखते वो ताकत उसे अपने साथ रूम में ले गई। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को रूम में पाकर हैरान रह जाती है। उसे वहां पर उस डीमन के पैरों के निशान भी आ रहे थे। तभी वो कैमी की पेंटिंग की तरफ देखती है जिसके माथे से खून निकल रहा था। अचानक कैमी उस पेंटिंग से बाहर आ जाती है। उसे देखकर वो काफी डर जाती है और कैमी उस पर उल्टी कर देती है। तभी कैमी का भाई वहां आकर उस पर गन तान देता है और कहता है कि वो मेरी बहन से दूर रहे वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन वो नहीं रुकती तो वो उसे शूट कर देता है और कैमी जब वहां से गायब हो जाती है। और जब कैमी वहां से गायब हो गई तो वो देखते हैं कि गलती से उसने अपनी दूसरी बहन को शूट कर दिया है जिससे उसकी मौत हो गई, यानी उसने गलती से अपनी बहन को ही मार दिया। यह जानकर उसे बहुत दुख होता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। पर वो समझ गया था कि यह हैना का किया धरा नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई डीमन है जो ये सब कर रहा है। ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा जिसकी वजह से वो दोनों तभी उनका भाई आकर दरवाजा खोलता है और उन्हें बाहर निकालता है और उनकी जान बच जाती है। वो उनसे कहता है कि मैंने जो देखा उस पर तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने डीमन को देखा। दोनों उसे बताते हैं कि
हम दोनों ने भी एक डीमन को देखा है और अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से निकलना होगा। कैमी का भाई कहता है कि तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, तब तक मैं डीमन का ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा। जब वो दोनों वहां से बाहर निकलने के लिए जा रहे थे तो डीमन उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो एक रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि बुक शेल्फ के पीछे कोई खुफिया रूम है और जब वो उस रूम को खोलता है तो उसके अंदर उन्हें डीमन से जुड़ी कई सारी चीजें मिलती है। यह देख के वो हैरान हो गए और सोचते हैं कि आखिर उनके डैड ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो डीमन यहाँ पर आ गया। उन्हें वहां पर एक डेमोनिक साइन मिलता है जिसके अंदर खून था। कैमी का भाई जब डीमन को ढूंढ रहा था तो अचानक से उसके सामने डीमन कैमी बन के आ जाती है, जिससे वो घबराता है और बैलेंस खराब होने की वजह से सीधे नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी हड्डी टूट गई, लेकिन उसकी गन भी उससे दूर पड़ गई थी। तब वो डीमन फिर से उसकी दूसरी बहन का रूप लेकर उसके सामने आ जाता है और वो उसे गले से लगाकर उसका सारा खून पी जाता है, जिससे बुरी तरह उसकी भी मौत हो जाती है। दोनों जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वहां पहुंचकर देखते हैं कि वो भी वहां से गायब हो चुका है। यह देखकर वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब वो भी मारा गया। फिर वो दोनों फौरन वहां से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी वो अपने डैड के रूम में चले गए। उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसके सारे बहन भाई मारे गए। वो उन्हें बताते हैं कि इस घर में एक डीमन है जिसके साथ मैंने एक खास मकसद के साथ एक डील किया है। दरअसल मैं अपने सारे बच्चों को अपने सामने कुर्बान कर दूंगा ताकि मैं इमोर्टल बन सकूं, कुछ टाइम और जी सकूं, क्योंकि अमर बनने के बाद मैं लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता हूं। मैं मरना बिल्कुल नहीं चाहता। मैं 75 साल का हो गया हूं और मुझे मरना मंजूर नहीं है और जिंदा रहने के लिए मैंने अपने सारे ब्लड लाइन यानी अपने सारे बच्चों को अपनी नस्ल का सेक्रीफाइस दे दिया। यानी उसकी कुर्बानी मतलब उसने अपने बच्चों की सारी आत्मा को डीमन को बेच दिया। तभी वो डीमन एक एक करके उसके सारे बच्चों को मार रहा था। यह कहने के बाद वो एक बंदूक उठाता है और अपने बेटे और हिना के हस्बैंड को शूट कर देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। यह देखकर हिना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, पूरी तरह टूट जाती है। तब उसका डैड हिना को भी मार देता है। वो कहता है कि असल में देखा जाए तो तुम मेरी फैमिली की नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मारना ही पड़ेगा, और वो उसे शूट कर देता है। गोली हिना के हाथ में लगी, जिसकी वजह से वो थोड़ी जख्मी हो जाती है। हिना फौरन वहां से भाग गई और घर में ही छिप जाती है अपनी जान बचाने के लिए। जब उसका डैड हिना को ढूंढ रहा था तो वो ये राज उसके सामने लाता है कि असल में मैं नाटक कर रहा था कि मैं तुम्हें भी अपनी फैमिली का हिस्सा मानता हूँ। मैं तुम्हें अपनी फैमिली कभी नहीं मान सकता और मैंने अपने बेटे को बोला था कि वो लड़की यानी कि तुम उसके लायक नहीं हो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और तुमसे शादी कर ली, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। तभी हैना को वहां पर बंदूक मिल जाती है, जिसे उठाकर वो डैड को शूट कर देती है और तभी एक फर्नीचर उसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से वो नीचे अटक जाता है। हैना उसे बताते हैं कि असल में तुम्हारा बेटा और मैं तुम्हारे लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन हम दोनों ने वो गिफ्ट अभी तक तुम्हें दिखाया नहीं, और अब जब तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हें गिफ्ट दिखाना चाहती हूँ। और वो फौरन उस गिफ्ट को दिखाती है कि अंदर एक अल्ट्रासाउंड की तस्वीर होती है। वो बताती है कि असल में मैं मां बनने वाली हूँ। जो बच्चा आपके बेटे का है यानी आपका पोता, ये आपका ब्लड लाइन है, मतलब कि तुम अपनी फैमिली में आखिरी मेंबर नहीं हो, बल्कि ये बच्चा है। तो तुम्हारी ब्लड लाइन में तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को है जो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। मतलब कि नियम के हिसाब से कि पेट में जो बच्चा है वो इमोर्टल हो गया, क्योंकि इसका बाप तो मरने वाला है। ये सुनकर वो हैरान और परेशान हो जाता है, पर डीमन भी ये सब सुन रहा था। वो डीमन फौरन उसके पास आता है और उसे काट कर खा जाता है, जिससे बूढ़े आदमी की भी मौत हो जाती है। उसके बाद हैना वहां से बाहर निकलती है और अपने हस्बैंड की तस्वीर देखकर उसे याद करने लगी और जज्बाती होकर रोने लगती है कि हम साथ में कितने खुश हुआ करते थे। कुछ देर बाद सुबह हो गई। बूढ़े आदमी का सिक्योरिटी गार्ड बाहर कार में उसका इंतजार कर रहा था। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखता है कि दरवाजे से बाहर उनका बाप नहीं आया, बल्कि उसकी बहू निकली है, जिसके पेट में उसका आखिरी ब्लड लाइन है। इसका मतलब कि अब सारी प्रॉपर्टी का मालिक और कोई नहीं बल्कि हैना है। सारी जायदाद की मालकिन बनने के बाद वह गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। इस बात की उसे खुशी तो थी, लेकिन उसके हस्बैंड को खोकर वो बहुत दुखी थी। जिसके साथ यह कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।